कल्पना कीजिए उस दौर की, जब हिंदुस्तान की मिट्टी 7 समंदर पार से आए व्यापारियों के जूतों तले अरौंदी जा रही थी। जब बड़े बड़े सूरमा, राजा और नवाब अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के आगे घुटने टेक रहे थे, तब लखनऊ की गलियों से एक ऐसी आवाज उठी जिसने फिरंगियों की नींद उड़ा दी। यह आवाज किसी मजे हुए सेनापति की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जिसे दुनिया बेगम हजरत महल के नाम से जानती है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब स्वाभिमान की बात आती है, तो रेशमी लिबास पहनने वाले हाथ भी तलवार थामकर साम्राज्य हिलाने का दम रखते हैं। ये कहानी केवल एक बेगम की नहीं, बल्कि उस रूह की है जिसने गुलामी की जंजीरों को ठुकराकर शहादत और संघर्ष का कांटों भरा रास्ता चुना। बेगम हजरत महल का प्रारंभिक जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम रोमांचक नहीं है। उनका जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, और उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। उस दौर में, जहां महिलाओं की दुनिया चारदीवारी तक सीमित थी, मोहम्मदी खानम के व्यक्तित्व में एक अजीब सी कशिश और बुद्धिमत्ता थी। उनकी किस्मत उन्हें अवध के शाही हरम तक ले गई, जहां वे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम बनी। अपनी शालीनता, बोलने की कला में निपुणता और असाधारण समझदारी के कारण वे जल्द ही नवाब की सबसे प्रिय जीवन संगिनी के रूप में उभरी। नवाब उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें इफ्तिखार उन निशा की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है नारियों का गौरव। बाद में, जब उन्होंने पुत्र बिरजिस कद्र को जन्म दिया, तब उन्हें आधिकारिक रूप से बेगम हजरत महल का खिताब मिला। महलों की चकाचौंध और शाही रुतबे के बावजूद, उन्होंने अपनी उस सादगी और जुझारूपन को कभी नहीं खोया, जो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए काल बनने वाला था। 19वीं सदी के मध्य में अवध भारत का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र था। लखनऊ की तहजीब, शाम ए अवध की रौनक और नवाब वाजिद अली शाह का कला प्रेम पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति या कहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति की गिद्ध दृष्टि इस सोने की चिड़िया पर गिर चुकी थी। अंग्रेजों ने नवाब पर कुशासन का झूठा आरोप लगाया, यानी उन्होंने ये दावा किया कि नवाब अपना राजकाज और शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी चालाकी से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। 1856 में जब नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया, तो पूरे अवध में मातम छा गया। जनता अपने प्रिय नवाब के अपमान से आहत थी। अंग्रेजों को लगा कि नवाब के जाने के बाद अवध लावारिस हो गया है, लेकिन वे ये भूल गए थे कि अवध की असली रक्षक अभी महल के भीतर ही थी। 1857 का साल भारतीय इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। मेरठ से शुरू हुई क्रांति की आग जब लखनऊ पहुंची, तो उसे नेतृत्व की तलाश थी। ऐसे समय में जब कई रसूखदार लोग अपनी जागीरें बचाने के लिए अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, बेगम हजरत महल ने पर्दे से बाहर निकलकर कमान संभालने का फैसला किया। उनके नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं थी बिरजिस कद्र की ताजपोशी। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र को अवध का वैध नवाब घोषित कर दिया, जिससे जनता और सेना को एक साझा लक्ष्य मिल गया, सर्वधर्म एकता। बेगम ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकजुट किया। उनके सैन्य सलाहकार और सेनापति राजा जेलाल सिंह जैसे वफादार हिंदू योद्धा थे। सैन्य संगठन, उन्होंने टूटी हुई अवध की सेना को पुनर्गठित किया और उसे ब्रिटिश सेना के मुकाबले खड़ा किया। बेगम हजरत महल ने केवल महलों में बैठकर आदेश नहीं दिए, बल्कि वे खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंच जाती थी। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को रेजिडेंसी में छिपने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ की वह घेराबंदी इतनी भयानक थी कि महीनों तक अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार मौत के साए में रहे। बेगम की रणनीति इतनी सटीक थी कि उन्होंने अंग्रेजों के संचार तंत्र को ठप कर दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेज न केवल हमारी जमीन छीन रहे हैं, बल्कि वे हमारे दीन और धर्म पर भी हमला कर रहे हैं। इस एक नारे ने किसानों से लेकर जमींदारों तक सबको एक सूत्र में पिरो दिया। अंग्रेजों ने कई बार बेगम को लालच देने की कोशिश की। उन्हें पेंशन और सुरक्षित जीवन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन बेगम का उत्तर स्पष्ट था, आजादी या शहादत। उन्होंने अंग्रेजों की भिक्षा लेने के बजाय संघर्ष को चुना। वे जानती थी कि मुकाबला बराबरी का नहीं है। एक तरफ आधुनिक हथियार थे और दूसरी तरफ केवल जज्बा। फिर भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। जब 1857 की क्रांति चरम पर थी, तब लखनऊ का आकाश बारूद के धुएं से भरा हुआ था।
बेगम हजरत महल ने साबित कर दिया कि वे केवल महलों की शोभा बढ़ाने वाली रानी नहीं थी। जब उनके सेनापति हताश होने लगते, तो वे खुद हाथी पर सवार होकर अग्रिम मोर्चे पर पहुंच जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि बेगम ने अपनी सेना में महिला सैन्य दल का भी गठन किया था, जो न केवल जासूसी करती थी बल्कि हथियारों के संचालन में भी माहिर थी। उनकी कूटनीतिक सूझबूझ का लोहा खुद अंग्रेजों ने माना था। उन्होंने अवध के ताल्लुकेदारों और जमींदारों को ये कहकर एकजुट किया कि ये जंग केवल एक गद्दी की नहीं, बल्कि हमारी साझा संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी की है। उनकी इसी अपील का असर था कि मौलवी अहमद उल्लाह शाह जैसे महान योद्धाओं ने भी बेगम के नेतृत्व को स्वीकार किया और अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लड़ी गई चिन्हट की लड़ाई ब्रिटिश इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। यहाँ विद्रोहियों ने सर हेनरी लॉरेंस की कमान वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह धूल चटाई थी। अंग्रेजों को भागकर लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लेनी पड़ी। कई महीनों तक बेगम की सेना ने रेजिडेंसी को घेरे रखा। अंग्रेजों की खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई थी और उनकी हार निश्चित लग रही थी। बेगम ने इस दौरान न केवल युद्ध संभाला, बल्कि लखनऊ की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने सिक्के ढलवाए, कचहरियां लगाईं और यह सुनिश्चित किया कि अव्यवस्था न फैले। यह एक शासिका के रूप में उनकी महानता का प्रमाण था कि युद्ध के बीच भी उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा। अंग्रेजों की ताकत केवल उनकी बंदूकों में नहीं, बल्कि उनके छल और फूट डालने की नीति में थी। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि अवध को जीतना आसान नहीं है, तो उन्होंने भारी संख्या में अतिरिक्त सेना बुलाई। सर कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने लखनऊ पर दोबारा धावा बोला। 1858 के शुरुआती महीनों में आलम बाग और कैसर बाग में भयंकर युद्ध हुआ। बेगम के पास संसाधनों की कमी होने लगी थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें थीं, जबकि बेगम के सैनिक पुरानी तलवारों और बंदूकों के सहारे लड़ रहे थे। एक एक करके अवध के प्रमुख ठिकाने गिरते चले गए। फिर भी बेगम ने सरेंडर शब्द को अपने शब्दकोश में स्थान नहीं दिया। जब कैसर बाग पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो बेगम ने अपनी वफादार सेना के साथ लखनऊ छोड़ने का कठिन निर्णय लिया, ताकि वे बाहर रहकर संघर्ष को जीवित रख सके। लखनऊ से निकलने के बाद भी बेगम ने हार नहीं मानी। वे अवध के देहाती इलाकों में घूम घूम कर जनता को संगठित करती रहीं। अंततः जब अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तब बेगम हजरत महल को अपने पुत्र बिरजिस कद्र और मुट्ठी भर वफादार सैनिकों के साथ नेपाल की सीमा की ओर रुख करना पड़ा। नेपाल का रास्ता जंगलों, पहाड़ों और कठिनाइयों से भरा था। अंग्रेजों ने उनके पीछे जासूस लगा रखे थे और उन पर भारी इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन बेगम की निष्ठा इतनी प्रबल थी कि जंगलों में भटकते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार करने के बजाय घास की रोटियां खाना बेहतर समझा। जब 1858 में महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की और भारतीय राजाओं को प्रलोभन दिया कि वे आत्मसमर्पण कर दें, तो बेगम हजरत महल ने उसका करारा जवाब दिया। उन्होंने एक जवाबी घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के झूठ और उनकी मक्कारी को बेनकाब किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अंग्रेजों के वादों पर विश्वास करना खुद को मौत के हवाले करने जैसा है। यह उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। एक महिला, जिसके पास न राज्य था, न सेना, वह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की महारानी को चुनौती दे रही थी। उनका ये पत्र आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उनके अटूट साहस की गवाही देता है। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने शुरुआत में उन्हें शरण देने से हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वे अंग्रेजों से लोहा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन बेगम के व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि उन्हें अंततः नेपाल में शरण मिली। काठमांडू में उन्होंने एक साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वहां भी अंग्रेज उन्हें लालच देते रहे। उनसे कहा गया कि यदि वे वापस लखनऊ आए तो उन्हें महल और बड़ी पेंशन दी जाएगी। बेगम ने संदेश भिजवाया, मैं अपने वतन में एक कैदी बनकर रहने के बजाय विदेशी धरती पर एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मरना पसंद करूंगी। 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू में इस महान वीरांगना ने अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें काठमांडू की ही एक मस्जिद के पास गुमनाम तरीके से दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी इस बात की गवाह है कि वतन की मिट्टी से दूर रहकर भी उन्होंने अपना ईमान और गौरव नहीं बेचा।
आज जब हम 1857 की क्रांति को याद करते हैं, तो बेगम हजरत महल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में चमकता है। वे केवल एक रानी नहीं थी, वे उन लाखों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा थी जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पेश की, वह आज भी भारत के लिए एक सीख है। महलों के आराम को त्याग कर जंगलों की खाक छानना और गुलामी की पेंशन को ठुकराना उनके उच्च चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने उस समय में पितृसत्तात्मक समाज और अंग्रेजों की दोहरी चुनौती का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई की तरह बेगम हजरत महल भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह धुरी हैं, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आजादी की लौ कभी बुझने न पाए। लखनऊ के विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क करना उनके प्रति देश के सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है, लेकिन उनका असली स्मारक हर उस भारतीय के दिल में है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। बेगम हजरत महल इतिहास के पन्नों में वह स्याही है जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ी, बल्कि और भी गहरी होती गई। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता रहता है कि स्वतंत्रता की कीमत केवल लहू और बलिदान है, और जो झुकना नहीं जानते, इतिहास उन्हीं को अमर करता है।